Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. Today I am going to discuss the amendments which are applicable in December 2020 examination and amendments for which paper देखिए. We are going to discuss the amendments for 2020 examination for the papers. क्या क्या पेपर्स देखिए. पहला आपका सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट, जो शॉर्ट में हम बोले SLCM. न्यू सिलेबस का पेपर है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. ठीक है, ये आपका एक हो गया. आपका नंबर 2 कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस. शॉर्ट में इसको बोलेंगे CMSL. ये ओल्ड सिलेबस का पेपर है, OS ओल्ड सिलेबस, अगेन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. एक्चुअली अलग अलग पेपर्स हैं लेकिन अमेंडमेंट्स सिमिलर है, इसलिए एक साथ हम डिस्कस करेंगे. अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन फॉर दीज पेपर: सिक्योरिटी लॉज इन कैपिटल मार्केट, SLCM न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज CMSL ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एंड एज वेल एज एक पेपर और है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस. एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में इसको बोलेंगे कॉर्पोरेट फंडिंग. दैट इज आवर न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम. इन तीनों पेपर के जो अमेंडमेंट्स हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन. अगेन आई रिपीट, SLCM सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, CMSL that is capital market executive laws, capital market and security laws old syllabus executive program, and third is corporate funding and listing stock exchange that is a new syllabus professional program. इन तीनों पेपर के अमेंडमेंट हम इकट्ठे डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर विच पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन. दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन. नाउ यहां पे हम कौन से पीरियड के अमेंडमेंट कवर करेंगे देखिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स फॉर took place in the period January 1 2020 to 30th June 2020. ये जो 6 महीने के जो अमेंडमेंट्स हैं, 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020, इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं and which are covered applicable in these three papers, that is SLCM, CMSL and corporate funding, and which is applicable for December 2020 exam. ये तो आप सबको पता होगा साहब कि जो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स, कि सर एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं. इसका मतलब दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें 30 जून 2020 तक के जो भी अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल होंगे. मतलब इन अदर वर्ड्स 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई 2020 उस दिन उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो आपको दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा. इसलिए हम 30 जून 2020 कट ऑफ डेट ले रहे हैं. यहां तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, इसके बाद जो लॉ में चेंजेस है, कई पूछते हैं बच्चे सर अक्टूबर में को अमेंडमेंट आ गया, अक्टूबर 2020 में, सितंबर में, नवंबर में, सर ये दिसंबर में कैसे हो जाएगा?
इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में तो बड़ी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बट इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो अमेंडमेंट्स है वो एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। एंड इसका मतलब उस एंगल से, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन में 30 जून 2020 तक के जो अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल होंगे। 30 जून 2020 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? और इस आज के लेक्चर में मैं जो अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूं किस पीरियड के, 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020, इस पीरियड का अमेंडमेंट कवर कर रहा हूं। इसका मतलब एक चीज है, इन अमेंडमेंट्स को समझने के लिए, वैसे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, कोई मेजर अमेंडमेंट्स है नहीं इन दीज 3 पेपर्स, बहुत छोटे मोटे हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब एक एजम्पशन हम यहां पे लेके चल रहे हैं कि आप 31 दिसंबर 2019 तक के अपडेटेड हैं। आप यहां तक कि आपके पास अपडेटेड नोट्स भी हैं, अपडेटेड लेक्चर्स भी हैं। एंड क्योंकि मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2019 तक आप अपडेटेड हैं लेक्चर वाइज, नोट्स वाइज। ठीक है, मैं उसके बाद, क्योंकि मैं उसके बाद, आप देख रहे हैं मैंने लिखा है 1 जनवरी 2020 टू 30 जून। इसका मतलब क्या है, जो जून 2020 में एग्जाम होने वाले थे, हुए नहीं, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड थे 31 दिसंबर 2019 तक के आपके अमेंडमेंट्स हैं। अगर कोई बच्चा अगर अपडेटेड, अगर ये एजम्पशन हम लिखे, अगर आप यहां तक अपडेटेड नहीं है, तो हमने 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019 इस पीरियड के अमेंडमेंट के लेक्चर सभी सब्जेक्ट्स के, और इस पीरियड के अमेंडमेंट के लेक्चर और इस पीरियड के अमेंडमेंट के नोट्स हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com, sangeetkedia.academy.com, उस पर डले हुए हैं। एंड ये फ्री लेक्चर हैं, फ्री नोट्स हैं, कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो इसका था 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 इस पीरियड के जो अमेंडमेंट्स है सभी पेपर के, पेपर वाइज आपको, और उनके नोट्स भी वहां पे आपको प्लेस्ड हैं हमारी वेबसाइट पे। एंड हमारी वेबसाइट संगीत केडिया, कोई स्पेस नहीं है, sangeetkedia.academy.com, इस पे जाइए हमारी वेबसाइट पे। तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 इस पीरियड के अमेंडमेंट के लेक्चर और नोट्स दोनों प्लेस्ड हैं। एंड दैट ओपन लेक्चर, कोई भी डाउनलोड करता है, साथ में नोट्स भी हैं। ठीक है, और इसके बाद के मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये भी हम अपनी वेबसाइट पे लोड कर देंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। ठीक है, एंड नोट्स भी अपलोड करें। इसका मतलब 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 के ऑलरेडी हैं, और उसके बाद 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 ये मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये भी हमारी वेबसाइट पे लेक्चर और नोट्स दोनों प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, मे बी बाय टुमारो मैक्सिमम, आज में लेक्चर, कल तक आपको अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली दिसंबर 2020 तक के लिए हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। अब 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स फॉर 3 पेपर्स इन 1 लेक्चर, एक ही लेक्चर में एक साथ हम 3 पेपर के अमेंडमेंट, इसलिए मैं क्या करूंगा, टॉपिक का नाम बोलूंगा, लेकिन आपको पेज नंबर वगैरह नहीं बोलूंगा, लेकिन नोट्स जो आपको मिलेंगे, अमेंडमेंट के नोट्स है, उसमें पेज नंबर वगैरह सब डला होगा, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि मेरी बुक में, अगर मैं न्यू सिलेबस का स्टूडेंट हूं SLCM का, तो SLCM की बुक में किस पेज नंबर पे क्या चेंज है। तो नोट्स में मैंने सब कुछ डाला है, तो नोट्स तीनों के अलग अलग होंगे, SLCM के अलग होंगे, CMSL के अलग होंगे, कॉर्पोरेट फंड के अलग होंगे, क्योंकि जिसमें पेज नंबर, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर सब डाला होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई बहुत इजीली लोकेट करना बहुत इजी हो जाएगा सर, एग्जैक्टली किस चैप्टर में, किस पेज नंबर पे, किस टॉपिक में, किस सब टॉपिक में क्या चेंज आया है। ठीक है, लेकिन लेक्चर क्योंकि हम इकट्ठा रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर ऑल द 3 पेपर, तो मैं लेक्चर के अंदर पेज नंबर वगैरह नहीं बोलूंगा, जिससे कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, एंड लेकिन जो नोट्स मिलेंगे अमेंडमेंट के, ऐसे मैंने सबके नोट्स अलग अलग, मतलब कंटेंट सेम है, बट पेज नंबरिंग, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर वगैरह सब उस पेपर के हिसाब से आपको डाल रखे हैं, तो जिससे कि आपको लोकेट करना बहुत इजी हो जाएगी, एग्जैक्टली कहां पे अमेंडमेंट है, किस चैप्टर में, किस पेज नंबर पे, किस टॉपिक में, किस सब टॉपिक में। ठीक है, इसलिए मैं लेक्चर के अंदर पेज नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो नोट्स अमेंडमेंट के आपको मिलेंगे, जो हमारी वेबसाइट पे प्लेस होंगे, उसमें पेज नंबर वगैरह सब डाला होगा, सबके अलग अलग होंगे, SLCM का अलग होगा, CMSL का अलग होगा, और कॉर्पोरेट फंडिंग का अलग होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये मेरा पैटर्न, जैसे कि दिस इज, हम बेस्ट कन्वीनियंस देना चाहते हैं, जिससे बच्चों को एकदम कन्वीनियंट हो जाए अमेंडमेंट्स को समझने। नहीं तो क्या, अमेंडमेंट समझ के अमेंडमेंट सामने होते लोग समझ ही नहीं आते एग्जैक्टली इसका क्या इफेक्ट है। तो दैट इज वे
माई वे ऑफ डूइंग, जिससे कि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाए, आपको एग्जैक्टली पता लगे मेरे एग्जिस्टिंग मटेरियल में कहां पे क्या चेंज करना है, एग्जिस्टिंग बुक में जो मैं पढ़ रहा हूं, जिसे मैं तैयारी कर रहा हूं, उसमें एग्जैक्टली कहां पे क्या चेंज है। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स। देखिए सबसे पहला जो आपका अमेंडमेंट है, जो आपका इन द टॉपिक सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। इस टॉपिक के अंदर मैंने पहले टॉपिक का नंबर बता देता हूं। ये टॉपिक SLCM सिक्योरिटी लोन कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो पेपर है, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है, जिससे आपको आसान हो जाए। वैसे नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, नोट्स आपको जो मिलेंगे। आपको CMSL कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसमें वो चैप्टर नंबर 13 है। और कॉर्पोरेट फंडिंग जो प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है, उसमें चैप्टर नंबर 1 है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन वो चैप्टर नंबर 1 है। तो SLCM में चैप्टर 4 है, ठीक है, एंड CMSL में चैप्टर नंबर 13 है, और आपका कॉर्पोरेट फंडिंग में चैप्टर नंबर 1 है। इसमें चेंज क्या है आपका, देखिए मैं बताता हूं आपको। चेंज बेसिकली पहला चेंज आपको देखिए, इज दैट ओके? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक आपको SLCM में चैप्टर 4 है, CMSL में चैप्टर 13 है, और कॉर्पोरेट फंडिंग में चैप्टर 1। नोट्स में मिलेगा, सब कुछ लिखा होगा आपको, ठीक है। नोट्स जो आपको तीनों के अलग अलग नोट्स होंगे आपके, देखिए। नाउ इसके अंदर जो एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, पढ़ते हैं राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक के अंदर लास्ट में एक नया सब टॉपिक ऐड हो गया है, मैं जो है आपको, और वो आपके नोट्स में मिल जाएगा। वो क्या है? अ न्यू सब टॉपिक इन दिस टॉपिक राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर दिस टॉप चैप्टर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। इसमें एक टॉपिक राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें एक नया सब टॉपिक ऐड हो गया। ये आपका चैप्टर है, एक नया सब टॉपिक ऐड हो गया। एंड वो क्या है, देखिए, डीमेटलाइज्ड राइट्स इंटाइटलमेंट्स। राइट्स इंटाइटलमेंट्स को शॉर्ट में, इस राइट्स इंटाइटलमेंट को हम शॉर्ट में REs बोलेंगे, RE और स्मॉल s, RE, R कैपिटल, E कैपिटल, स्मॉल s। राइट्स इंटाइटलमेंट को शॉर्ट में REs, ऐसे R कैपिटल, E कैपिटल, S स्मॉल। डीमेटलाइज्ड राइट्स, ये एक नया सब टॉपिक ऐड हो गया इन द राइट्स इश्यू ऑफ शेयर। ये है क्या चीज, मैं समझाता हूं, फिर मैं रीड आउट भी कर दूंगा क्या चीज। ये क्या टॉपिक है, देखिए क्या ये इंट्रोड्यूस हुआ है। मान लिया एक लिस्टेड कंपनी राइट्स इश्यू ऑफ शेयर ला रही है। एंड लेट्स से कंपनी की एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 करोड़ है, और राइट्स इशू ला रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मान लिया 5 करोड़ का। तो प्रो राटा बेसिस ऑफर जाएगा, पढ़ते हैं राइट इशू में ऑफर इज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस 1:2, द रेशियो ऑफ 1:2। ये सुनो, ये 1:2 के रेशियो में आपको ऑफर जाएगा टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स, क्योंकि 10 करोड़ पहले से इक्विटी शेयर्स है, 5 करोड़ का राइट इशू ला रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आप जानते हैं साहब, इसमें कंपनी ऑफर सारे शेयरहोल्डर को राइट इशू में प्रो राटा बेसिस भी देती है, लेकिन कोई शेयरहोल्डर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, उसमें एक कंसेप्ट आप पढ़ते होंगे, आपको याद हो, इसमें कंपनी एक्ट का, यहां पे कंपनी एक्ट का सेक्शन 62 राइट इशू, यू नो दैट गवर्न इज सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वहां पे एक कंसेप्ट दे रखा है कि अगर आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप चाहे अपने ऑफर को, अपने राइट को जो आपको ऑफर किया गया है उसको आप रिनाउंस भी कर सकते हैं।
मतलब किसी और के फेवर में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो विद कंसिडरेशन ट्रांसफर करिए चाहे विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन पैसे चार्ज करके भी राइट, बिकॉज वो राइट आपका है, राइट आप अवेल करना चाहे कीजिए, नहीं अवेल करना चाहे यू वांट टू ट्रांसफर दैट राइट, यू मेटर दैट इज रिनंसिएशन, एंड दैट रिनंसिएशन में भी विद कंसिडरेशन में भी विदाउट कंसिडरेशन, आपकी चॉइस है। जब वो फ्रेंड और रिलेटिव आपने विदाउट कंसिडर, लेकिन अदरवाइज विद कंसिडरेशन भी कर सकते हैं। क्यों विद कंसिडरेशन, इसका रीजन समझाता हूं। देखिए राइट इशू में हमेशा जो ऑफर प्राइस होता है, कंपनी जिस रेट पे राइट इशू देगी, राइट शेयर देगी, वो हमेशा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम होता है। आपको पता हो, ये सब चीज आप पढ़ते हैं कंपनी लॉ वगैरह में और कैपिटल मार्केट्स का जगह में पढ़ाता हूं। तो मान लीजिए एक्स लिमिटेड, इसी एग्जांपल है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस ₹600 पर शेयर है, और राइट इशू में ऑफर प्राइस जो है मान लीजिए ₹500 पर शेयर है। इट मीन देयर डिस्काउंट ऑफ ₹100 ओवर द मार्केट प्राइस। मार्केट में ₹600 का शेयर बिक रहा है, लेकिन कंपनी राइट इशू में 500 में ऑफर कर रही है कि भैया 500 में दे देंगे। तो इसका डिस्काउंट ऑफ ₹100 ओवर द मार्केट प्राइस। चीज आपको 500 मिल रही है, वैसे उसकी मार्केट प्राइस ₹600 है। ये सुनो, तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी का मान लीजिए कोई शेयर होल्डर ए एंड इज होल्डिंग, लेट से कुछ भी एग्जांपल ले, मान लिया ही होल्डिंग 800 शेयर्स, इसको ऑफर 400 शेयर का आया और हर एक शेयर पे ₹100 का डिस्काउंट है, 1:2 का रेशियो है। तो अगर 800 शेयर पहले से होल्ड कर रहा है तो 1:2 के साथ 400 शेयर का इसको ऑफर आएगा। ये ऑफर को अवेल करता नहीं करता इसकी मर्जी। एग्जांपल मैंने एक शेयर होल्डर का लिया, ऐसे सारे शेयर होल्डर को ऑफर जाएगा इन द रेशियो 1:2। अब इसको हर एक शेयर पे 400 शेयर का जो ऑफर है, हर एक शेयर पे ₹100 का डिस्काउंट है कि 600 की चीज मिलेगी, मार्केट प्राइस 600 है लेकिन 500 में मिलेगी, ₹100 पर शेयर। इसका अगर वो राइट अवेल नहीं करे तो ₹100 का पर शेयर तो उसको देखा है बेनिफिट मिल रहा है अगर वो राइट अवेल करता है, लेकिन अवेल नहीं करता, किसी और को सेल करे, जैसे 400 शेयर और एक हम सिंगल शेयर की बात करें, सिंगल शेयर पे ₹100 का फायदा है। तो ये अगर मैं एक शेयर की बात करता हूं, सिमिलरली 400 × 400 हो जाएगा, वो देखी बात है। अगर ए, जैसे इसी एग्जांपल में ए एक शेयर पे ₹100 का फायदा है, इसका तो ₹100 का फायदा नहीं लेना चाहता, ए डजंट वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ राइट शेयर्स, मान नहीं ऑफर है, लेकिन ए अगर इस राइट को किसी बी को बेचना चाहे, ये वांट्स टू सेल दैट, वही रिनंसिएशन, रिनाउंस करेगा, सेल करेगा विद कंसिडरेशन। इसका यहां पर क्या होगा, विद कंसिडरेशन। ए लेट्स से वांट्स टू सेल दैट राइट टू सम पर्सन बी। अच्छा, बी को राइट सेल करने का मतलब नाउ कंपनी में राइट शेयर परचेज, मैं एक सिंगल शेयर की बात कर रहा हूं, सिमिलरली 400 शेयर जो भी आपको एक सिंगल शेयर एग्जांपल ले लेते हैं, वो इंटू 400 हो जाएगा, इंटू 3, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। तो ए मान लिया बी को, अब बी के हिसाब से देखिए, अगर बी राइट ए से परचेज कर लेता है, इस बार बी राइट शेयर अप्लाई करे तो वो ₹500 के हिसाब से अप्लाई करेगा, राइट इशू ऑफर प्राइस क्या 500, और लेकिन ए बोलेगा बी को, साहब आपको जो चीज मिलेगी ₹600 की चीज मिलेगी, लेकिन आपको 500 में मिल रही है, तो आपको ₹100 पर शेयर का फायदा होगा, तो मैं पर शेयर आपसे ₹80 चार्ज करूंगा। एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मैं आपको राइट सेल कर रहा हूं, रिनाउंस कर रहा हूं, मैं उसके लिए ₹80 चार्ज करूंगा। अब बी के एंगल से देखिए, बी एक सिंगल शेयर की मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सेम सारे शेयर हो जाएगा, 400 शेयर हो जाएगा। मान लो बी ₹80 पर शेयर ए को पे करता है, ए को मतलब ए ने अपनी राइट इंटाइटलमेंट में बी को सेल कर दी, ₹80 ए को मिल गए। बी अब ₹500 के हिसाब से कंपनी को पे करेगा टू परचेज शेयर, पर शेयर की बात कर रहा हूं। तो बी की अगर देखा जाए एक्विजिशन प्राइस पर शेयर 500 तो कंपनी को देगा, राइट शेयर के लिए परचेज करेगा, और ₹80 आपने ए को पे कर दिया, तो बी की टोटल एक्विजिशन प्राइस पर शेयर 580 हो गई। ₹80 ए को दिए, ₹500 कंपनी को दिए, ₹580 हो गए। फिर भी बी को फायदा है कि 600 की चीज मिल रही है, तो उस एंगल से बी परचेज करने की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्यों लोग परचेज, ये राइट परचेज, यहाँ शेयर ने पर राइट परचेज कर लिया किसी बी ने ए से, और ए ने अपना राइट रिनाउंस कर दिया, और रिनाउंस करने की फैसिलिटी कंपनी एक्ट में दे रखी है कि यू कैन रिनाउंस योर राइट, ठीक है। अब ये कंसेप्ट है, देखिए इस तरीके से लोग अब देखिए ऑब्वियसली बी यहाँ ₹100 से ज्यादा में तो खरीदेगा नहीं, क्यों, इस ₹100 में खरीदेगा राइट फ्रॉम ए पर शेयर, इसका ₹100 तो ए को दे दिए और 500 कंपनी को, तो देखा तो 600 तो लगी गया, 600 का शेयर मिल रहा, तो फायदा क्या हुआ, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर होगा, मतलब ₹100 में नहीं लेगा, मैंने 80 एग्जाम्पल दिया। बी भी तो बोलेगा मुझे भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। ए देख रहा है कि मेरे को ये राइट अवेल नहीं करना,
लेकिन मैं राइट की इंटाइटलमेंट को सेल करके 80 रुपए पर शेयर तो कमा सकता हूं, ठीक है, 80 रुपीज पर शेयर कमा सकता हूं, दैट इज द आइडिया, ठीक है, बाय रिनाउंसिंग माई राइट इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन बी। तो ये कंसेप्ट आप देखिए आपको। अब अभी तक क्या हो रहा था कि सब कंपनी ने आपके फेवर में राइट क्रिएट कर दिया, ऑफर दे दिया। अब आपको ऑफर अवेल करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, रिनाउंस करना। अब रिनाउंस कैसे करें, क्योंकि आपको तो ऑफर आ गया, अपने लेवल पे आपको बायर, जैसे ए को अपने लेवल पे बी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अपने लेवल पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में तो कुछ है नहीं, आपको खाली ऑफर आ गया। अब आपको रिनाउंस करने के लिए खुद बंदा ढूंढना पड़ेगा, मतलब रिनाउंसी, आप रिनाउंसर हैं, रिनाउंसी खुद ढूंढना पड़ेगा। तो इसको बेटर करने के लिए एक लॉ में कंसेप्ट आया कि सब जितने भी आपके कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी राइट इश्यू ला रही है, सबके डीमेट अकाउंट में कंपनी आपके जितनी आपके राइट इंटाइटलमेंट, जैसे ए के 800 शेयर पहले से हैं तो 400 शेयर के राइट इंटाइटलमेंट बनती है 1:2 के रेशियो के हिसाब से। तो ए के डीमेट अकाउंट में 400 शेयर के राइट इंटाइटलमेंट आरई क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग ऑफ इशू, राइट इशू पढ़ा ना, ओपनिंग ऑफ इशू, क्लोजिंग ऑफ इशू, ठीक है, जिस पीरियड में वो अप्लाई ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उससे पहले ओपनिंग ऑफ इशू से पहले कंपनी आपके डीमेट अकाउंट में 400 शेयर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान ली कोई दूसरा शेयर होल्डर है, लेट से कोई और एग्जांपल लेते, कोई दूसरा शेयर होल्डर सी, एंड उसके कंपनी के मान ली 200 शेयर्स हैं, तो 1:2 के हिसाब से 100 शेयर, ठीक है, तो 200 पे 100 शेयर का ऑफर आया तो 100 शेयर का राइट इंटाइटलमेंट उसके डीमेट अकाउंट, सब सारे शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग टू द रेशियो इन द राइट इशू, उनके डीमेट अकाउंट में उतने राइट शेयर का राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, वो क्रेडिट हो गया। अब वो क्या करेगा, अगर आपको अवेल करना है तो अवेल कर लिए, ऑफर एक्सेप्ट कर लिए ड्यूरिंग द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफर, नहीं करना तो आप, क्योंकि अब वो डीमेट अकाउंट में वो एक तरह से देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक शेयर की तरह चीज आ गई, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसकी वैल्यू अलग होगी। एक चीज देखिए, अभी एग्जांपल लेता हूं, अभी कुछ दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऐसे राइट इशू लाया था, उस समय कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुका था राइट इंटाइटलमेंट का। तो अब उसमें रिलायंस का शेयर की वैल्यू तो वैसे 2,000 रुपए है, लेकिन उसकी राइट इंटाइटलमेंट की वैल्यू थोड़ी 2,000 रुपए होगी, उसकी देखना चाहिए मार्केट प्राइस क्या और ऑफर प्राइस क्या इन द राइट इशू, उसके हिसाब से राइट इंटाइटलमेंट वैल्यू निकलेगी। तो उसका इसका तो उसकी वैल्यू अलग चलेगी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का आ रही है राइट इंटाइटलमेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग हुई। तो आपने पढ़ा हुआ स्टॉक मार्केट में, सब पढ़ते हुए, स्टॉक मार्केट में एक नंबर होता है, हर एक कंपनी के शेयर का एक नंबर होता है, उसको ISIN नंबर बोलते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करो, इन द स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब यहां पे जो आरई जो क्रेडिट होगा डीमेट अकाउंट का ISIN अलग होगा, क्योंकि उसी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक शेयर 2,000 रुपए का ट्रेड हो रहा है, शेयर 2,000 रुपए मार्केट वैल्यू ट्रेड हो रही है, ठीक है, और कंपनी मान लीजिए, लेट से एग्जाम्पल लेते हैं, 1,800 रुपए में राइट ऑफर दे रही है, राइट इशू दे रही है, तो देखा राइट इंटाइटलमेंट डिफरेंस 200 रुपए का है, तो राइट इंटाइटलमेंट की वैल्यू तो अलग चलेगी, 200 या 200 से कम ही चलेगी, उससे ज्यादा तो नहीं होने वाली, क्योंकि 200 से ज्यादा कोई पे नहीं करेगा, कोई बायर पे नहीं करेगा, ये बता ना, कोई डिफरेंस 200 रुपए का है, इसमें वैल्यू अलग चलेगी, तो उसका ISIN नंबर अलग हुआ, क्योंकि हर एक चीज जो ट्रेड होती है इन द स्टॉक एक्सचेंज, उस सबका एक नंबर होता है ISIN नंबर। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर ट्रेड होगा उसका ISIN नंबर अलग है, और जो राइट इंटाइटलमेंट ट्रेड होगा उसकी ISIN नंबर अलग होगा, ठीक है, वो विद सेपरेट ISIN नंबर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। अब आप चाहें तो इसको स्टॉक मार्केट थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये राइट को सेल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेल, समवन वांट्स टू बाय, उसकी ट्रेडिंग होगी, उसकी ट्रेडिंग जस्ट लाइक ट्रेडिंग ऑफ एनी शेयर। उससे आपको फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर आप राइट शेयर्स का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू सेल दैट राइट टू सम अदर पर्सन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज मार्केट है, तो सो मेनी बायर सो मेनी सेलर, तो आप आराम से सेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आसान काम हो गया। जो पहले क्या होता था, राइट इशू में या तो ऑफर एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर, तो मक्सी लोग रिनाउंस भी नहीं कर पाते थे, बिकॉज एक्चुअली अपने लेवल पे रिनाउंस ही ढूंढिए, कितना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो नहीं, लेकिन अभी भी ऑफ मार्केट फैसिलिटी है, ठीक है, आपको मतलब दोनों चीज है, आप चाहें तो मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में आ गया तो मार्केट ट्रेड करना, मतलब थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रेड करना वो भी कर सकते हैं, अपने लेवल पे अगर बायर अगर मिलता है, रिनाउंस ही मिलता है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये फैसिलिटी अपने लेवल पे सिर्फ करना था, क्योंकि ये सब कंसेप्ट ही नहीं था कि आपके डीमेट अकाउंट में आरई क्रेडिट हो गया, वो एक शेयर की तरह हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू अलग चलेगी, बजाय उसकी वैल्यू अलग चलेगी। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है। इससे फायदा क्या हुआ, राइट इशू में जो लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते हैं, बट अपने राइट इंटाइटलमेंट को सेल करके कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज आइडिया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पूरा एक टॉपिक, सब टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर द टॉपिक राइट इशू शेयर, एंड जिसका नाम है डीमेटलाइज राइट्स इंटरनल। मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया है, अब मैं एक बार आपको उसको रीड आउट भी कर देता हूं। देखिए, आपको डीमेटलाइज
राइट्स इंटाइटलमेंट्स, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरईस, राइट इंटाइटलमेंट को बोलते हैं शॉर्ट में आर कैपिटल ई कैपिटल एस स्मॉल। देखिए मैं इसको पूरा रीड आउट करता हूं। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिस रिगार्ड इन द लेट, यू नो दैट राइट इश्यू में कंपनी का लेटर ऑफर होता है और कंपनी जो भेजती है सारे शोल्डर को एब्रीज का शॉर्टर वर्जन, भले लेटर ऑफर बनता है इसका शॉर्टर वर्जन सारे शोल्डर को भेजा जाता है। इन द लेटर ऑफर एंड द एब्रीज लेटर ऑफर द इश्यूअर दैट इज कंपनी शैल डिस्क्लोज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट आरई, मतलब कंपनी आपके डीमेट अकाउंट में कैसे क्रेडिट करी आरई एंड द इन द डीमेट अकाउंट एंड रिनंसिएशन देयर ऑफ, मतलब हाउ द कंपनी इज गोइंग टू क्रेडिट द आरई इन योर डीमेट अकाउंट एंड हाउ यू कैन रिनाउंस दैट आरई इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब सेल कर सकते हैं, ठीक है, विद कंसिडरेशन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज ऑल दैट, वो सारा प्रोसेस कंपनी भी डिस्क्लोज करेगी प्रोस्पेक्टस सॉरी लेटर ऑफर में भी एज वेल एवरेज। तो एवरी लेटर ऑफर में सबको डिटेल आएगा, पढ़ लीजिए समझिए, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन अवेल दिस राइट। आरई's rights entitlement shall be credited to the demat account of eligible shareholders in demat life form। एलिजिबल शोल्डर आप जानते हैं वही रिकॉर्ड डेट होगा, एज ऑन रिकॉर्ड डेट जो भी शोल्डर है उनका जो भी आपको बनता पता है जो रेशियो राइट इश्यू उसके हिसाब से आपको क्रेडिट हो जाएगा इन डीमेट फॉर्म। इन आरई प्रोसेस द आरई's राइट इन विद अ सेपरेट आई साइन, बता ना आई साइन मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, मैं लिख देता हूं, हर एक चीज जो ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में उसका एक आईएसआई नंबर होता है, उससे वो पहचान होती है, नाम से नहीं होती। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है उसका फुल्ली पेड अप शेयर भी ट्रेड हो रहा है, पार्टली पेड अप होता है, फुल्ली पेड अप शेयर भी ट्रेड हो रहा है, पार्टली पेड अप भी ट्रेड हो रहा है, तो फुल्ली पेड अप की मार्केट वैल्यू अलग हुई, पार्टली पेड अप अलग हुई, तो दोनों का आईएसआई नंबर अलग हुआ, लेकिन कंपनी का नाम तो सेम ही है। तो इसलिए एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर आइडेंटिफाई होता है कंपनी के नाम से नहीं होता, आईएसआई नंबर होता है। इससे एक ही कंपनी के मल्टीपल आईएसआई नंबर भी हो सकते हैं, अगर फुल्ली पेड अप शेयर ट्रेड अलग हो रहे हैं, पार्टली पेड दोनों का आईएसआई नंबर अलग हुआ। वैसे ही कंपनी का नाम तो आएगा, जैसे किस कंपनी का राइट इंटर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, विप्रो का, इन्फोसिस का, तो विप्रो के तो शेयर भी है, इन्फोसिस शेयर भी है, तो उसका आईएसआई अलग है, आरई का आपको अलग होगा। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN। इन आरई प्रोसेस द आरई's राइट इंटाइटलमेंट सेपरेट ISIN, सेपरेट मींस जो कंपनी के शेयर का ISIN है उससे अलग, शैल बी क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर बिफोर द इश्यू डेट ओपनिंग ऑफ द इश्यू, क्योंकि ओपनिंग ऑफ इश्यू दिन से तो ट्रेड होना स्टार्ट, मतलब बेसिकली आप या तो ऑफर एक्सेप्ट कर लें या आप वो आरई किसी और को सेल कर देंगे थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज या ऑफ मार्केट, फिर वो बंदा उसके बेस अप्लाई करेगा, क्योंकि आप जिसको सेल करेंगे, जब तक ए ने बी को सेल कर दिया तो नाउ बी विल अप्लाई, तो अप्लाई कब करते हैं, बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू। तो ओपनिंग से पहले आपके डीमेट अकाउंट क्रेडिट हो गया आ रही, अब ओपनिंग वाले दिन से आप उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो आप जिसको बेचेंगे नाउ ही कैन अप्लाई फॉर द राइट शेयर्स। इसे shall be credited to demat account of shareholder before the date of opening of issue against the share held by them as on the record। भाई जितने शेयर एज ऑन रिकॉर्डेड होल्ड करें उसके बेस पे जितना राइट इंटरमेंट बनता है उतने राइट इंटरमेंट बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू हर एक शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे विद सेपरेट आईएसआईएन। सेपरेट मींस सेपरेट कंपनी के शेयर का जो आईएसआईएन है उससे अलग। अच्छा ऐसा भी होता है कुछ उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर ऐसे हों जो फिजिकल मोड में शेयर होल्ड कर रहे हैं। अच्छा उसके जो फिजिकल मोड में होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी के उस शेयर होल्डर की डीमेट अकाउंट डिटेल तो कंपनी के पास है नहीं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी के पास डीमेट अकाउंट डिटेल सब है, लेकिन जो लोग फिजिकल मोड होल्ड कर रहे हैं लेकिन उनको अगर ये फैसिलिटी अवेल करनी है, आरई का बेनिफिट लेना है, तो उनको भी डीमेट अकाउंट स्पेशली खुलवाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, नहीं आप खुलवाना चाहते हैं मत खुलवाइए, आपको आरई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए लिखा फिजिकल शेयर होल्डर शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डीमेट अकाउंट डिटेल्स, मतलब ये वैसे आप फिजिकल शेयर होल्ड कर रहे हैं लेकिन इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ आरई और उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और उसकी डिटेल शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डीमेट अकाउंट डिटेल्स टू द इशूअर कंपनी और रजिस्ट्रार टू द इशू। भाई एक ही बात है, ठीक है, आप कंपनी को दे दीजिए रजिस्ट्रार जो भी आपको मैनेज कर रहा है आपको राइट इशू फॉर क्रेडिट ऑफ आरईस, जो डीमेट अकाउंट डिटेल है उस डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द इशू, मतलब इशू क्लोजिंग डेट से कम 2 दिन पहले, नॉट लेटर देन 2 मतलब एटलीस्ट 2 डेज प्रायर टू द इशू क्लोजिंग डेट आपको अपनी डीमेट अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी है टू द इशूअर और टू द रजिस्ट्रार टू द इशू। सो देखिए क्लोजिंग ऑफ इशू के बाद तो कोई राइट इशू को ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उसके बाद आप देंगे फायदा क्या है। अच्छा सो दैट कंपनी आपके इशूअर आपके डीमेट अकाउंट में कम से कम 1 दिन पहले बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट आपको क्रेडिट कर दे आपको आ रही,
लिखा ना, सच दैट द क्रेडिट आरई इन द डीमेट अकाउंट टेक्स प्लेस एटलीस्ट 1 डे बिफोर द इश्यू क्लोजिंग डेट, क्योंकि इश्यू क्लोजिंग डेट के बाद कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट एक दिन पहले, आप 2 दिन पहले डीमेट अकाउंट डिटेल दे दीजिए, कंपनी कम से एक दिन पहले बिफोर द इश्यू क्लोजिंग डेट आपको क्रेडिट कर दे, सो दैट यू कैन रिनाउंस दैट, यू कैन सेल दैट, एंड जिसको आप सेल करेंगे, जो बायर होगा, वो उसके बेसिस पे राइट इशू को ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि क्लोजिंग ऑफ इशू के बाद तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। फिर बोल रहा आरई शैल बी ट्रेडेड ऑन सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज विद T+2 रोलिंग सेटलमेंट। हम जानते हैं हमारा वैसे भी T+2 सिस्टम चलता है, ट्रांजेक्शन T+2 डे, सेम पैटर्न पे चलेगा, सिमिलर टू द इक्विटी शेयर, सिमिलर टू द इक्विटी, जैसे इक्विटी शेयर ट्रेड होते हैं वैसे T+2 ट्रेडिंग इन आरईज ऑन द सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज कमेंस, कब कमेंस होगा, अलोंग विद द ओपनिंग ऑफ इशू, कि जब राइट इशू पढ़ते हैं ना, ओपनिंग ऑफ इशू, क्लोजिंग ऑफ इशू, ये ओपनिंग ऑफर, क्लोजिंग ऑफर, तो ओपनिंग ऑफ इशू के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, उस दिन से आप ऑफर एक्सेप्ट करना चाहे खुद एक्सेप्ट कर लो, या आप किसी और को सेल करना सेल कर दीजिए, वो बंदा उसके बेस से अप्लाई करेगा जो बायर होगा, एंड शैल बी क्लोज एटलीस्ट 4 डेज प्रायर टू द क्लोज, मतलब ओवरऑल जो राइट इशू क्लोज होगा, क्लोजिंग ऑफ इशू नहीं, क्लोजिंग ऑफ इशू नहीं, ठीक है, ओवरऑल जो राइट इशू प्रोसेस क्लोज होगा उससे कम से कम 4 दिन पहले आपको ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, आरई की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, मतलब ओपनिंग ऑफ इशू वाले डेट से आरई की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जस्ट लाइक द ट्रेडिंग ऑफ एनी इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज T+2 पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, एंड जो ओवरऑल राइट इशू प्रोसेस जिस दिन क्लोज होगा, क्लोजिंग ऑफ इशू नहीं बोल रहा, क्लोजिंग ऑफ इशू कंफ्यूज जाओगे, क्लोजिंग ऑफ इशू नहीं बोल रहा, जो ओवरऑल राइट इशू पूरा प्रोसेस जिस दिन क्लोज होगा उससे कम से कम 4 दिन पहले इसकी ट्रेडिंग आपको बंद हो जाएगी, ठीक है, आरई की ट्रेडिंग। फिर इन्वेस्टर होल्डिंग आरईज इन डीमेटलाइज मोड शेल बी एबल, अब आपके डीमेट अकाउंट में डीमेटलाइज मोड में आरई आगे कंपनी ने क्रिएट कर दिया, शेल बी एबल टू रिनाउंस द एंटाइटलमेंट, सेल करेंगे तो रिनाउंस हो गया, ठीक है, बाय ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और ऑफ मार्केट, आ गया ना, आप स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ट्रेड करके रिनाउंस कर सकते हैं, दैट इज मार्केट ट्रेड, और ऑफ मार्केट मतलब क्या है, ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब आप अगर कोई बायर है, रिनाउंस ही आपको पर्सनली आप जानते हैं आपस में, तो अपने डीमेट अकाउंट से उसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी हो सकता है, ठीक है, एंड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज करना है मार्केट, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो ऑफ मार्केट वाला जो कंसेप्ट है पहले पर्सनल लेवल पे होता था, लेकिन उसमें भी आपको इस तरीके से होता है कि आपके अकाउंट में कोई आरई आ गया, ठीक है, अब तो आरई आ गया, आप चाहे तो किसी के दूसरे के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो गया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मेनली तो फायदा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की भी ऑर्गेनाइज मार्केट में ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है। सच ट्रेड विल बी सेटल्ड बाय ट्रांसफरिंग डीमेटलाइज आरईज राइट इंटरटेनमेंट थ्रू डिपॉजिटरी मैकेनिज्म इन द सेम मैनर एट डन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जैसे और सिक्योरिटी को हम सेल परचेज करते हैं, सेल करते हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ मार्केट, इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, वैसे ही मतलब आरई इज ऑल्सो लाइक ए सिक्योरिटी, ठीक है, ऑल्सो लाइक इसकी सेपरेट वैल्यू हो गई, तो एक ट्रेडेबल चीज हो गई आपको, ठीक है, एंड इसे फायदा ये है कि साहब अगर आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना था राइट इशू में, स्टिल यू कैन मेक सम मनी by renouncing your RE in favor, by selling your RE in favor of some other person, तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, डीमेटलाइज राइट इंटरटेनमेंट, तो एक नया कंसेप्ट आई थिंक इज अ गुड थिंग एंड एक एडवांटेज है फॉर द एग्जिस्टिंग शोल्डर जब भी कोई कंपनी राइट इशू लाए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो सब टॉपिक इन द टॉपिक राइट इशू शेयर जो ऐड हो गया, एंड ये मैंने पूरा डिटेल में समझा भी दिया है और साथ में इसके प्रोविजन रीड आउट भी कर दिए। नाउ सेम चैप्टर में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में, सेम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में सेम चैप्टर में एक टॉपिक आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, इसमें एक टॉपिक इधर का हु कैन इश्यू द सिक्योरिटीज एलिजिबिलिटी कंडीशंस रेगुलेशन 172, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट एक टॉपिक है इन द चैप्टर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018, एंड इसके अंदर आपको इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है हु कैन इश्यू द सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी कंडीशन रेगुलेशन 172 रेगुलेशन। इस टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है जहां ये टॉपिक खत्म हो रहा है, उस लास्ट पैराग्राफ को मैं रीड आउट कर रहा हूं जो ऑलरेडी आपके बुक में है। इट मे फर्दर बी नोटेड दैट, कौन सा टॉपिक, क्वालिफाइड, ये टॉपिक का सब टॉपिक हु कैन इश्यू द सिक्योरिटीज, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, रेगुलेशन 172।
इसका लास्ट पैरा, इस टॉपिक का सब टॉपिक का लास्ट पैरा, इसमें लिखा हुआ है, लास्ट में रीड आउट का, इट में फर्दर बी नोटेड दैट द इश्यूअर शैल नॉट मेक एनी subsequent qualified institution placement until the expiry of 6 months from the date of prior qualified institution placement made pursuant to one or more special issue। मतलब क्या है कि अगर आपने एक QIP किया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट किया, मैं एग्जांपल नाम दे QIP 1, तो अगला QIP करेंगे तो 6 महीने से पहले नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको प्राय मिनिमम गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव QIPs हैज टू बी 6 months। ये था, मतलब आपने अगर एक QIP किया है तो अगले 6 महीने तक आप, ठीक है, शैल नॉट सब्सिक्वेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months, जब तक पहले वाले QIP से 6 महीने बीते नहीं उससे पहले आप दूसरा QIP नहीं, मतलब मिनिमम गैप हैज टू बी 6 months। अब इसमें अमेंडमेंट सर इतनी सी है कि साहब ये 6 months की जगह 2 weeks हो गया, तो 6 months कट जाएगा, अब 2 weeks हो गया, यही खाली अमेंडमेंट है। इसका मतलब इन द टॉपिक इन द चैप्टर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, उस टॉपिक के अंदर, सॉरी उस चैप्टर के अंदर टॉपिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हु कैन इश्यू द सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी कंडीशन से रेगुलेशन 172, उसके लास्ट पैरा में जो आपको 6 months है उसको डिलीट करके उसकी जगह 2 weeks करना है। इसका इन अदर वर्ड्स, पहले 2 कंसेक्यूटिव QIPs के बीच में मिनिमम गैप 6 महीने का रिक्वायरमेंट थी, अब क्या हो गया, बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव QIPs द मिनिमम गैप रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 months to 2 weeks। इस एक QIP आप लेके आए, कंपनी लेके आई, इश्योर लेके आया, आप 2 week बीतने के बाद दूसरा QIP ला सकते हैं, ठीक है। इसका तो जो मिनिमम गैप की रिक्वायरमेंट पहले 6 months से अब क्या हो गया, 2 weeks हो गई, तो इन प्लेस ऑफ द वर्ड 6 months अब क्या हो गया, 2 weeks हो गया, बस इतना ही अमेंडमेंट और कुछ के अंदर चेंज। मतलब इंपैक्ट ये कि पहले 2 कंसेक्यूटिव QIP के बीच में गैप की रिक्वायरमेंट 6 months थी, अब मिनिमम गैप की रिक्वायरमेंट 6 months की जगह क्या हो गया, 2 weeks हो गई, तो 6 months मैंने कट कर दिया, 2 weeks टिक कर दिया, उसकी जगह 2 weeks हो गया रादर देन 6 months। 6 months की जगह क्या हो गया, 2 weeks हो गया, 2 months नहीं 2 weeks हो गया, ठीक है, रादर देन 6 months, नाउ इट हैव बिकम 2 weeks, तो बहुत छोटा कर दिया ना। तो एक छोटा सा आपको अमेंडमेंट था। इसके साथ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में ये बेसिकली एक तो नया टॉपिक ऐड हो गया, दैट इज डीमेटलाइज राइट इंटर इन द राइट इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक, और एक QIP मेथड में आपको एक चेंज है, 6 months की 2 weeks हो गया, द गैप बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव QIPs, ठीक है। और आईसीडीआर रेगुलेशन चैप्टर के अंदर आपको कुछ और चेंज नहीं, बस यही चेंज है, मैंने मतलब कुछ खास अमेंडमेंट्स है नहीं इन द लास्ट 6 months, 1 January 2020 टू 30th June 2020 कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं, यहां तक मैंने बता दी, इसके बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपके, इसके बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपको कॉर्पोरेट फंडिंग वाले पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो टॉपिक ही आपको चैप्टर से कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर में नहीं है, इसलिए कॉर्पोरेट फंडिंग अमेंडमेंट इतना ही है। इसके बाद में डिस्कस करूंगा वो SLCM के लिए, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एज वेल एज कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉज ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो मैंने आईसीडीआर रेगुलेशन में जो 2 अमेंडमेंट डिस्कस किए, ये तीनों पेपर के लिए एप्लीकेबल था, SLCM, CMSL एज वेल एज कॉर्पोरेट फंडिंग। लेकिन आगे के मैं जो अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं वो सिर्फ 2 पेपर के लिए, SLCM एंड CMSL। कॉर्पोरेट फंडिंग का अमेंडमेंट ओवर हो गया, यहीं तक है, इसके बाद कॉर्पोरेट फंडिंग का अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब उसके आगे मैं इस लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ओनली फॉर SLCM, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉज ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। कॉर्पोरेट फंडिंग से पे एप्लीकेबल, क्योंकि वो टॉपिक्स ही कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर में नहीं है जो मैं आगे इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं। इज दैट ओके? यहां देखिए, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट है दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ये SLCM में सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट पेपर में न्यू सिलेबस, इसमें आपका ये चैप्टर नंबर 6 है, और CMSL ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 8 है। न्यू सिलेबस में SLCM चैप्टर 6 है और ओल्ड सिलेबस CMSL ओल्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 8 है, सेम टॉपिक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Now, in this case,
इसमें एक छोटा सा चेंज है, वो देख क्या है, इसमें एक टॉपिक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टार्टिंग में सेकंड, इस चैप्टर के सेकंड फर्स्ट पेज पे एक टॉपिक है, फर्स्ट पेज पे, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, इस चैप्टर के पहले पेज पे टॉपिक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक टॉपिक आपको स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, एंड आपको टॉपिक स्टार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी टॉपिक में आप नेक्स्ट पे पेज नंबर 2 ऑफ दिस टॉपिक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के नेक्स्ट सेकंड पेज पे, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे आइए। मैं एक रीड आउट कर रहा हूं एक पैराग्राफ। स्टार्टिंग में शुरू में आपको ये पैराग्राफ दे रखा है ऑन द पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर अंडर द हेडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेडिंग पेज नंबर 1 पे दे रखी है, ये हेडिंग पेज नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, उस पे हेडिंग दे रखी है। ये हेडिंग कंटिन्यू चलिए पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 में स्टार्टिंग में शुरू में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, मैं पैराग्राफ पूरा पढ़ रहा हूं। विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2020, अप्रैल 1 2020 मतलब 1 अप्रैल 2020 से, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज शैल इंश्योर दैट द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच एंटिटी शैल, सर लिस्टेड एंटिटी शैल मतलब जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी होंगी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको ये इंश्योर करना है कि उनका बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कैसा होगा, चेयरपर्सन कैसा होगा। शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। शैल नॉट बी रिलेटेड टू द एमडी और सीईओ एज पर द डेफिनेशन ऑफ टर्म रिलेटिव डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट, provided that this requirement shall not be applicable to the listed entity which do not have any identifiable promoter as per the shareholding pattern filed with the stock exchange। मतलब बेसिकली मोटी मोटी बात ये है कि सब जो देखा टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को ये इंश्योर करना है कि उनका बोर्ड का जो चेयरपर्सन होगा वो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ ऑफ द कंपनी, इज नॉट अ रिलेटिव ऑफ एमडी। और रिलेटिव की डेफिनेशन कंपनी एक्ट से लेनी है, जो कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है। तो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को क्या इंश्योर करना है कि बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड ही इज नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ ऑफ द कंपनी। और ये आपको कब से आपको इंश्योर करना था, कब से ये प्रोविजन फॉलो करना है, ये आपको करना है 1 अप्रैल 2020। अमेंडमेंट पहले आ गई थी, लेकिन डेट पहले आगे की डाल दी थी कि 1 अप्रैल 2020 से अमेंड, लेकिन रिसेंटली क्या किया है, पूरा प्रोविजन सेम है, खाली इसको 2020 को 2022 कर दिया। मतलब इसकी जगह ये मैं कट कर देता हूं, ये 1 अप्रैल 2022 कर दिया। मतलब 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन फॉर 2 years। में प्रोविजन इज सेम, इसका तो सेम प्रोविजन टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी हैज टू इंश्योर दैट कि चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड मस्ट बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉट रिलेटेड टू एमडी एंड सीईओ, बट दिस दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू इंश्योर नॉट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू, पहले ये था, अब अमेंडमेंट क्या हो गई, 1 अप्रैल 2020 के बजाय क्या हो, 1 अप्रैल 2022 हो गया। मतलब 2 साल के लिए प्रोविजन को डिफर कर दिया है कि इसका तो ये कंप्लाई है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को 1 अप्रैल 2020 से नहीं करनी, पहले ये रिक्वायरमेंट थी, अब इसको हमने डिफर कर दिया फॉर 2 years, पोस्टपोन कर दिया है। नाउ इन प्लेस ऑफ 2020 इट हैज बिकम 2022, 1 अप्रैल 2022। मतलब 2020 2022 हो गया, बाकी 1 अप्रैल सेम है। इधर 2 साल के, इसका था अभी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कब से फॉलो करने की जरूरत होगी, 1 अप्रैल 2022 से ये फॉलो करना है। लेकिन पहले क्या था, 1 अप्रैल 2020 से फॉलो करना था, ये रिक्वायरमेंट आई हुई थी, लेकिन इसको चेंज कर दिया, पोस्टपोन फॉर 2 years, पोस्टपोन फॉर 2 years। एक्चुअली आप जानते हैं बीच में कोविड-19 एंड ऑल दैट, मार्च में प्रॉब्लम आ गई थी, लॉकडाउन वगैरह, और 1 अप्रैल 2020 उसके बाद की डेट है। तो उस चक्कर में देखा सब ये कंपनीज के लिए भी सारा रिस्ट्रक्चर करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, उस चक्कर में डेट को एक्सटेंड कर दिया है एंड कंपनीज हैव बीन गिवन 2 more years to comply with this particular provision, and now it will be effective from 1 April 2022 rather than 2020। ठीक है, सिर्फ और भी कई सारे प्रोविजंस में लिखा 1 अप्रैल 2020, वो मत चेंज कर देना।
खाली ये वाला जो मैंने पूरा रीड आउट कर दिया, लिख भी दिया है, ये आपको चेंज है, एंड बाकी सब प्रोविजन सेम। तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक में बस एक छोटा सा यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। दिस इज द ओनली चेंज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड नथिंग मोर, ठीक है। एंड हर जगह मत चेंज करते हैं, बार बोला, खाली इस वाले प्रोविजन में जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, सिर्फ इस प्रोविजन में 1 अप्रैल 2020 की जगह क्या होगा 1 अप्रैल 2022। बाकी सब प्रोविजन जहां पे जो डेट है वो सब कुछ सेम रहेगी, चाहे वो 1 अप्रैल 2020 वाली डेट और भी कई जगह है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इस वाले प्रोविजन में इसको, क्योंकि बहुत मेजर प्रोविजन था, बहुत सारी लिस्टेड कंपनी ऐसी हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, हम एग्जांपल हैं, रिलायंस इंडस्ट्री वेरी मेजर लिस्टेड कंपनी, उसका चेयरपर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। अब वहां पे इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर मुकेश अंबानी को चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो या चेयरमैन रहना है तो नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कैसे कैसे करेंगे, मतलब बेसिकली या तो और कोई ऐसे बंदे को एमडी एसईओ बनाना पड़ेगा जो आपको इंडिपेंडेंट है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो बहुत मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है इन द मोस्ट ऑफ द लिस्ट एंटिटी। मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको फॉर द टाइमिंग डिफर कर दिया फॉर नेक्स्ट 2 years, एंड ये कब से इफेक्टिव हो 1 अप्रैल 2022। क्लियर। तो ये छोटा सा चेंज था, डेट चेंज हो गया, बाकी पूरा प्रोविजन सेम है, डेट 2020 के 2022 हो गए। तो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कोई चेंज नहीं है। नाउ आई मूव ऑन टू द चेंज इन द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम SLCM सिक्योरिटी लोन कैपिटल मार्केट, न्यू सिलेबस का जो पेपर है उसमें चैप्टर का नाम है, चैप्टर 19 है, चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज। वही ओल्ड सिलेबस में कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ ओल्ड सिलेबस जो पेपर है उसमें चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर का नाम है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज। दोनों बता देता हूं, चेंज सेम, अमेंडमेंट सेम है, लेकिन चैप्टर अलग अलग है, चैप्टर का नाम में भी फर्क है, चैप्टर नंबर भी फर्क है। तो दोनों को मैंने चैप्टर नंबर भी लिख दिया, चैप्टर का नाम भी लिख दिया। इसमें एक टॉपिक है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। एक टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजर्स। इसमें क्या क्या चेंजेस मैं बता देता हूं आपको। देखिए नोट्स में समय देखा, मैं चेंजेस बता देता हूं क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। पहले सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 1993 हुआ करता था। ये ओमिट हो गया, उसकी जगह नया आ गया। तो सेबी क्या आ गया, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस 2020 आ गया, नया आ गया, एकदम रिसेंट, इसी साल का। तो 93 वाला रेगुलेशन एबॉलिश करके नया रेगुलेशन आ गया, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020। तो इसलिए पूरे इस टॉपिक के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर टॉपिक के अंदर जहां भी ये नाम आ रहा हो लॉ का, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 99, उसकी जगह आप बस ईयर चेंज कर लेना, बाकी तो नाम सेम ही है, पर ये न्यू रेगुलेशंस हैं। बिकॉज जब ईयर बदल गया लास्ट में, इसका अगर अमेंडमेंट होता तो ईयर सेम ही रहता, अमेंडमेंट इसके अंदर होता, लेकिन आपको करना क्या है, अपने नोट्स के अंदर, अपने बुक के अंदर जहां जहां भी ये नाम आ रहा है 93, उसकी जगह 2020 करना, नया रेगुलेशन आ गया। एक तो ये, दूसरा आपका इसका इफेक्ट आपके बुक में, आपके नोट्स में कहां कहां पे आएगा मैं बताता हूं आपको। एक तो आपको डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, मैंने पूरी डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस कर दिया है, मतलब चेंज करके, मैं बता देता हूं चेंज क्या है। आपके नोट्स में पूरी डेफिनेशन मिलेगी, तो आप पूरा नोट्स में रिप्लेस कर लें पूरी डेफिनेशन को। पहले आप पढ़ते थे पोर्टफोलियो मैनेजर मींस एनी पर्सन, इसका तो इट कैन बी इंडिविजुअल, फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट, कुछ हो सकता है। अब नई डेफिनेशन अकॉर्डिंग न्यू लॉ, मतलब जो 2020 रेगुलेशंस है, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, उसके अकॉर्डिंगली लिखा पोर्टफोलियो मैनेजर मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट।
इसका था एनी पर्सन अब खत्म हो गया। पहले कोई भी पर्सन आपको पोर्टफोलियो मैनेज हो सकता था, इंडिविजुअल फॉर्म, बॉडी, कोई भी, लेकिन अब इट हैज टू बी ओनली बॉडी कॉर्पोरेट। एक तो ये चेंज आ गया, तो लिखा पोर्टफोलियो मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बाकी मोरलेस डेफिनेशन सेम है, उसमें विच परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, इट मैनेजेज और डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट और व्हाट वी कॉल द फंड्स ऑफ द क्लाइंट, वो सब कुछ सब सेम है। अब वो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेज होता है, नॉन डिस्क्रिशनरी, वो सब कुछ सेम है। लेकिन इसमें एक जगह दिक्कत आ गई, एक जगह चेंज क्या आ गया, ये पोर्टफोलियो मैनेज क्या क्या मैनेज कर सकता है। इट में मैनेज और यू मे लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ द क्लाइंट, सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट्स। ये तो जो था पहले से वो एज इट इज है, ये तो पर इसके साथ और एट गुड्स ऑफ द क्लाइंट, ये नया ऐड हो गया, ये न्यू। इट कैन लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ द क्लाइंट। ये गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ये गुड्स का मतलब यहां पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स रिलेटेड है। अच्छा, आपको डेरिवेटिव्स टॉपिक पढ़ा है, सो बताया स्टॉक डेरिवेटिव्स में एक्चुअल शेयर्स सेल परचेज नहीं होते, हम खाली उसके बेसिस पे स्पेकुलेट करते शेयर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। लेकिन कमोडिटी मैंने बताया, कमोडिटी थोड़ा सा हिंट दिया था, ऑल्दो कमोडिटी बहुत डिटेल में सिलेबस आपके नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दिया था कमोडिटी में पॉसिबल है, कमोडिटी डेरिवेटिव में, क्योंकि वहां पे कैश सेगमेंट नहीं होता। जैसे स्टॉक शेयर्स में क्या होता है, कैश सेगमेंट होता है, अगर आप एक्चुअली शेयर की डिलीवरी लेते हैं आप कैश सेगमेंट में आ जाए। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव जैसे एमसीएक्स है, ये एनसीडीएक्स है, इन पे जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कमोडिटी में, वो सिर्फ आपके डेरिवेटिव कैश सेगमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए गोल्ड का डेरिवेटिव कर रहा है, गोल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, तो गोल्ड का एक्चुअल अगर वो पोजीशन मतलब डिलीवरी लेना चाहे ले सकता है। तो सोच के देखिए, अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर किसी क्लाइंट ने गोल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया और एक्चुअली फिजिकल आपने डिलीवरी ऑफ द गोल्ड ले लिया, तो उस केस में क्या उसकी गोल्ड की जो फिजिकल डिलीवरी आएगी वो भी उसके पोर्टफोलियो मैनेजर के पास आएगी। तो उसके गोल्ड इज अ गुड, कमोडिटी इज अ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ गुड्स का मतलब कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर फिजिकल सेटलमेंट हो रहा है, फिजिकल सेटलमेंट जरूरी नहीं है लेकिन कोई क्लाइंट करवा रहा है फिजिकल सेटलमेंट, एंड उस समय आपको वो जो फिजिकल सेटलमेंट होगा तो वो गुड्स ही होंगे, एंड उन गुड्स में भी ये डील कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, मतलब उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको पोर्टफोलियो में, तो उस सेंस में लिखा हुआ भी देखिए आपको लिखा, इट में भी नोटेड पोर्टफोलियो में डील इन गुड्स, कौन से गुड्स, विच इज रिसीव्ड इन डिलीवरी, कहां डिलीवरी में रिसीव हुआ, अगेंस्ट द फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव। अगर कोई कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट का एंड उसकी फिजिकल सेटलमेंट हुई है, मतलब ये नहीं कि फिजिकल सेटलमेंट होती है, लेकिन किसी क्लाइंट ने फिजिकल सेटलमेंट कराई है, जब गोल्ड की डिलीवरी करा ली, तो उस केस में गुड्स है एंड उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करेगा, पोर्टफोलियो में है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन में भी चेंज है, मैंने सब बोल्ड कर दिया है, वैसे पूरी डेफिनेशन मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया नोट्स के अंदर, जिसे लिख दिया कि पुरानी वाली पूरी डेफिनेशन हटा के आप ये नई वाली पूरी यूज कीजिए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन चेंजेस क्या हुए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं इन द लेक्चर। इसके अलावा आपको देखिए, एक आप पढ़ते हैं, जब पोर्टफोलियो मैनेजर अपने आप को रजिस्टर कराता है विद सेबी, बीइंग अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर with SEBI, being one of the types of capital market intermediary। तो एक चेंज ये आ गई साहब, जो एप्लीकेशन लगाएगा विद SEBI, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद SEBI, इसके साथ एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस लगी, पहले नहीं थी ये, नॉन रिफंडेबल मतलब रिफंड नहीं हो, इन केस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो फीस वापस नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फीस और ₹1 लाख, पहले ये नहीं था, ये एक नया ऐड हो गया। मतलब एप्लीकेशन के अंदर नॉन रिफंडेबल की, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ, सेबी रिजेक्ट कर दिया किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो ये फीस वापस नहीं मिलेगी। ये एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंड एप्लीकेशन फीस और ₹1 लाख। अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वेल एंड गुड, फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, वो तो आपको जो पहले से था सेम चला, 10 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, पहले भी 10 लाख था, अभी भी 10 लाख है, ठीक है। लेकिन साथ में एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फीस भी लगी, एंड दैट इज नॉट रिफंड, नॉन रिफंड, इन केस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ये फीस वापस नहीं मिलेगी। ये एप्लीकेशन फीस है फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ये नया ऐड हो गया, ये पहले नहीं था। एक और चीज चेंज हो गई कि रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वायरमेंट थी, इन ऑर्डर टू गेट यूरसेल्फ रजिस्टर्ड विद सेबी, नेटवर्थ जो है, पहले नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट थी मिनिमम
2 करोड़। ये कम से कम उस पोर्टफोलियो में है कि नेटवर्थ 2 करोड़ होनी चाहिए। अब आपको ये चेंज हो गई है, 2 करोड़ की जगह नाउ रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 5 करोड़। मिनिमम 2 करोड़ की जगह मिनिमम 5 करोड़ हो गया, ये हो गया। इसका मतलब मैं टिक कर देता हूं, ये हो गया आपका। इससे पहले इन ऑर्डर टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी, 2 करोड़। अब उसकी जगह मिनिमम 5 करोड़। क्या होगी, मिनिमम 5। मैं पूरा समझा रहा हूं लेक्चर में चेंजेस कहां है इसका, लेकिन उसका नोट्स में क्या इफेक्ट होगा ऑलरेडी मैंने नोट्स में सबको लिखा हुआ है, क्या चेंज करना है, क्या रिप्लेस करना है, कौन सा सेंटेंस की जगह क्या सेंटेंस डालना है, वो सबको लिखा हुआ है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, चेंजेस क्या है वो बता रहा हूं, ठीक है। एंड नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट पहले, इसका तो क्या क्या चेंजेस आ गए। एक सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 1993 की जगह क्या हो गया है, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, ठीक है, 2020 नए रेगुलेशन आ गए। फिर आपको डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो में क्या चेंज हो गया, पहले होता है पोर्टफोलियो में मींस एनी पर्सन, अब मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज टू बी ओनली बॉडी कॉर्पोरेट। फिर बोला इट डज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट, फंड्स ऑफ क्लाइंट एज वेल एज गुड्स। गुड्स कौन से, वही जो उसको मिले इन डिलीवरी अगेंस्ट फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कॉमन डेरिवेटिव, एक वजन। एक और चेंज किया, एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फीस लगती है नॉन रिफंडेबल 1 लाख की, जो पहले नहीं थी। और नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पहले जो 2 करोड़ की थी फॉर रजिस्ट्रेशन विद सेबी की मिनिमम का नेटवर्क 2 करोड़ चाहिए, अब वो क्या हो गई 5 करोड़ हो गई। तो ये कुछ चेंजेस थे इन द टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजर, बिकॉज नए रेगुलेशंस आ गए 2020 में, उसकी वजह क्या क्या चेंजेस टॉपिक में मैंने बता दिया। तो ये सारे चेंजेस थे इन दिस, एंड मैंने बता दिया एसएलसीएम में ये चैप्टर नंबर 19 है और सीएमएसएल ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। एंड इसके साथ आपके सारे अमेंडमेंट जो हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। दोनों पेपर में एसएलसीएम न्यू सिलेबस, सीएमएसएल ओल्ड सिलेबस, ठीक है। और कॉर्पोरेट फंडिंग के तो मैंने शुरू में बता दिया था आपको, शुरू में स्टार्टिंग में एक खाली सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में अमेंडमेंट था, एंड आपको उसके बाद के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताई, ये आपको कॉर्पोरेट फंडिंग वाले पेपर में एप्लीकेबल नहीं। इज दैट ओके? सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स इन 6 महीनों में नहीं आए, 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020। रीजन बीइंग इस पीरियड में आप जानते हैं मोस्टली हमारी इकोनॉमी बंद सी थी, और एटलीस्ट 3.5 महीने जो हैं मिड ऑफ मार्च से लेके जून एंड तक इकोनॉमी में इसको लॉकडाउन वगैरह वजह से तो बहुत सारा कुछ चेंजेस आए नहीं है, ठीक है। अच्छा, कई सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ये रिलैक्सेशन हो गया, वो अलग चीज है। इस साथ कई सारे लॉ कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या कर दिया है, डेट को एक्सटेंड कर दिया इस पर्टिकुलर साल के लिए, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, इस पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड ऑल दैट, ठीक है, कोरोना वायरस प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। लेकिन वो नहीं कि लॉ में अमेंडमेंट हो गया, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेरी होता है ना, इस साल आपको ये प्रोविजन में डेट हमने बढ़ा दी, वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए, बट वो अमेंडमेंट नहीं है। तो वो चीज हम वो प्रोफेशनल्स के लिए, वो स्टूडेंट अनलेस से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लॉ थोड़ी अमेंड हुआ, वो एक वन टाइम कह सकते हैं रिलैक्सेशन दे दिया बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन और पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड ऑल दैट। लेकिन अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हुए नहीं, कोई इस समय कुछ खास काम इंडस्ट्री में हुआ नहीं, एंड जो भी थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप ये आपको लेक्चर और नोट्स आपको सब हमारे वेबसाइट पे प्लेस हो जाएंगे, और आई होप ये पढ़ने से आपको सारा आप अपडेट हो जाएंगे फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम। थैंक यू।